चैप्टर 26 नया दोस्त आदेश। अयान उस पानी को लेकर वहां से निकलने लगता है, तभी उसका पैर एक चट्टान से टकरा जाता है और वह वहीं पर गिर जाता है। उसके गिरने से जो आवाज़ होती है उसे वह छोटा बाघ जाग जाता है और अयान की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे ही अयान देखता है कि वह बाघ उसी की तरफ आ रहा है, वह बहुत ज़्यादा डर जाता है। जैसे है अयान देखता है कि वह छोटा बैग उसके बहुत नज़दीक आ गया है, वह अपनी सांस रोककर अपनी आंखें बंद कर लेता है। कुछ देर बाद उसे अपने हाथों पर कुछ गीला महसूस होता है, तो वह अपनी आंखें खोलकर देखता है और चौंक जाता है क्योंकि वह छोटा बाघ उसके हाथ को चाट रहा था। जैसे ही अयान ये देखा है, वह कहता है, ये मेरे हाथ को क्यों चाट रहा है? कहीं यह मुझे खाने से पहले ऐसे चाट के तो साफ नहीं करने वाला? नहीं नहीं। अयान की यह बात सुनकर ज्ञान उससे कहता है, तुम बेवकूफ़ ही रहोगे, ये तुम्हें नहीं चाट रहा है, ये तुम्हारे हाथ पर लगे दिव्या जल को चाट रहा है। तुम जब गिरे थे तो दिव्या जल की बोतल जो तुमने अपनी कमर पर बंद रखी थी वह टूट गई और दिव्या जल तुम्हारे हाथ और यहाँ नीचे जमीन पर गिर गया है। ये बाघ उसे ही चाट रहा है। तिलिस्मी जानवरों को जड़ी बूटियाँ बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं क्योंकि वह इनका इस्तेमाल करके अपना स्तर बहुत जल्दी जल्दी बढ़ा सकते हैं, और ये दिव्य जल कोई मामूली औषधि नहीं है, यह एक खास तरह की औषधि है। तुमने तो इसका असर देखा ही है। ज्ञान की यह बात सुनकर अयान कहता है, आज तो इस दिव्य जल ने मेरी जान बचा ली, और वह जल्दी से अपने लॉकेट में से एक और दिव्या जल की बोतल निकालकर उसका ढक्कन खोलकर उसे बाघ के आगे कर देता है। जैसे ही वह बाघ देखता है कि अयान ने उसकी तरफ कोई चीज़ करी है, सबसे पहले वह अयान की तरफ देखता है, फिर वह उस बोतल की तरफ देखकर उसे सूंघने लगता है। उस बोतल को सुनते ही उसे बाघ की आंखों में एक चमक दिखने लगती है और जल्दी से अयान के हाथ से उसे बोतल को लेकर उस दिव्य जल को पीने लगता है। उसे दिव्य जल को पीते ही वह बाघ बहुत ज़्यादा खुश दिखने लगा था। दिव्य जल को पीने के बाद वह बाघ फिर से अयान की तरफ देखने लगता है। उसे बाघ को यूं अपनी तरफ घूमता हुआ देखकर अयान थोड़ा सा डरने लगता है और कहता है, क्या यह अभी भी मुझ पर हमला करेगा? ये सुनकर ज्ञान उससे कहता है, मुझे ऐसा तो नहीं लगता क्योंकि मुझे इससे अभी कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा है। ज्ञान की यह बात सुनकर अयान हाँ कहते हुए कहता है, हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है। मैंने पहले जितने भी तिलिस्मी जानवरों से लड़ाई की है उन सब के अंदर से मुझे जो भावना महसूस होती है मुझे अभी महसूस नहीं हो रही है। लगता है यह मुझे अपने लिए खतरा नहीं मान रहा है। ज्ञान और अयान ये सब बातें कर ही रहे थे, तभी वह छोटा बाघ जाकर अयान के चक्कर लगने लगता है और उसे सूंघने लगता है। एक दो बार अयान के चक्कर लगाकर बाघ उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और अयान को ध्यान से देखने लगता है। ऐसा लग रहा है मानो वह बाघ कुछ समझने की कोशिश कर रहा है। जब अयान देखा है कि वह बाघ उसे ही देख रहा है तो वह अपना हाथ उसे बाघ की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे ही वह बाघ देखता है कि अयान उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ा रहा है, वह एक कदम पीछे हो जाता है। ये देखकर अयान भी अपना हाथ वापस अपनी तरफ करने लगता है, लेकिन तभी वह बाघ अयान के पास चलकर आता है और अपने सिर को उसके पैरों के पास रगड़ने लगता है। ये देखकर अयान अपना हाथ बाघ के सिर के ऊपर फेरता है। ये देखकर वह बाघ भी खुश हो जाता है और अयान के हाथ को अपने सर से रगड़ने लगता है, और ये देखकर अयान भी उस बाघ के सर को अपने हाथ से अच्छे से सहलाने लगता है और खुश होते हुए कहता है, लगता है यह मुझे अपने लिए खतरा नहीं मान रहा है। ये सुनकर ज्ञान कहता है, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। लगता है तुमने जो दिव्य जल इसे दिया है वह इसे कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया है। लगता है ये तुम्हें अपना दोस्त समझने लगा है, इसलिए तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। ज्ञान की यह बात सुनकर अयान कहता है, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, और वह फिर से थोड़ा और दिव्या जल निकालकर एक पतीले में भरकर उसे बाघ के आगे कर देता है। जैसे ही वह बाघ उस पतीले में उस खुशबू को सूंघता है तो वह बहुत ज़्यादा खुश होकर उसे दिव्या जल को पीने लगता है। जब वह बाघ उसे दिव्या जल को पी रहा था तब अयान कुछ सोचते हुए ज्ञान से कहता है, ज्ञान क्या मैं इस बाघ को अपने साथ रख सकता हूँ? अयान की यह बात सुनकर ज्ञान कहता है, अगर तुम ऐसा करना चाहते हो तो कर सकते हो, पर अगर इसका मूड बदल गया और इसने तुम पर हमला कर दिया तो? ज्ञान की यह बात सुनकर अयान कहता है, मुझे नहीं लगता, जब तक मेरे पास दिव्य जल है तब तक यह मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और अगर पहुंचाएगा भी तो तब का तब देखेंगे, पर अभी तो मुझे इससे कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा है, और अगर यह मेरा अच्छा दोस्त बन गया तो आगे जाकर यह मेरी बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। अयान की यह बात सुनकर ज्ञान कहता है, कह तो तुम ठीक रहे हो, ठीक है तुम इसे अपने साथ रखने की कोशिश कर सकते हो, पर याद रखना अगर इससे तुम्हें कुछ खतरा महसूस होने लगे तो इसे तुरंत छोड़ देना। ज्ञान की बात सुनकर अयान अपना सर हाँ में दिला देता है और उसे बाघ के गाल को अपनी एक उंगली से छूते हुए कहता है, नन्हे बाघ क्या तुम मेरे दोस्त बनना पसंद करोगे? वह बाघ कुछ देर तक वैसे ही खड़ा रहता है, उसके बाद वह अपना सर हाँ में दिला देता है। ये देखकर अयान बहुत ज़्यादा खुश होते हुए कहता है, ज्ञान देखा तुमने, यह मेरी बात समझ पा रहा है। अयान की यह बात सुनकर ज्ञान उससे कहता है, हाँ तिलिस्मी जानवर भले ही बेवकूफ़ दिखते हो पर वह इतने बेवकूफ़ नहीं होते। जैसे जैसे उनका स्तर बढ़ता जाता है उनकी सोचने समझने की क्षमता भी उतनी ही बढ़ती जाती है, और एक बार बहुत उच्च स्तर पर पहुँचने के बाद यह इंसानी भाषा भी बोल सकते हैं और इंसानी रूप भी ले सकते हैं। ज्ञान की बात सुनकर अयान चौंकते हुए कहता है, क्या ज्ञान ऐसा सच में होता है? मैंने सुना तो था कि तिलिस्मी जानवर उच्च स्तर पर पहुंचकर हमारी भाषा बोल सकते हैं, पर क्या वह हम इंसानों जैसा रूप भी ले सकते हैं? ये सुनकर ज्ञान कहता है, हाँ ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। जान की यह बात सुनकर अयान उसे बात की तरफ देखते हुए कहता है, नन्हे दोस्त मुझे इंतजार रहेगा उसे दिन का जिस दिन मैं तुमसे अपनी भाषा में बात कर पाऊंगा। और फिर उसे बात के सिर पर हाथ फेरने लगता है और उसे सहलाने लगता है। ये देखकर वह बाघ भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था।
फिर अयान उसे बाग से आगे कहता है, हम दोस्तों बन गए हैं, पर मैं तुम्हें बुलाऊंगा, क्या तुम्हारा नाम क्या रखूं, क्या रखना चाहिए। थोड़ी देर सोचने पर अयान कहता है, क्या मैं तुम्हें सिम्बा बुलाऊं, नहीं नहीं यह अच्छा नहीं है। कुछ देर और सोचने के बाद अयान कहता है, आदेश, हाँ आपसे मैं तुम्हें आदेश बुलाऊंगा, तुम्हारा नया नाम है आदेश, क्या तुम्हें ये पसंद आया। अयान की बात सुनकर वह बाघ अपनी जगह पर उछलते हुए एक दहाड़ मारता है। ऐसा लग रहा था मानो उसे अपना नया नाम बहुत ज़्यादा पसंद आया हो। ये देखकर अयान भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है, ठीक है तो अब से मैं तुम्हें आदेश ही कहूँगा। ये सुनकर वह बाघ अपना सर अयान के पैरों के पास लाकर रगड़ने लगता है और उसे चाटने लगता है। ये देखकर अयान भी खुश होते हुए अपने हाथ से उसके सर को सहलाने लगता है और उसे कहता है, दोस्त आदेश, क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगे, क्या तुम मेरे साथ रहोगे मेरे दोस्त बनकर। 27 ये बाघ तुम्हें मिला कहाँ से। अयान उस छोटे बाघ से दोस्ती कर लेता है और उसका नाम आदेश रखता है। वह छोटा बाघ भी अयान से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश था। अयान उसे बाघ से पूछता है, क्या तुम मेरे साथ रहोगे मेरे दोस्त बनकर, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। नन्हे आदेश, बताओ क्या तुम चलोगे मेरे साथ। अयान की यह बात सुनकर वह बाघ उस मरी हुई बाघिन की तरफ देखने लगता है और उदास हो जाता है। फिर वह अयान की तरफ देखकर अपना सर हाँ में दिला देता है। ये देखकर अयान भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो, अब से तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, हम दोनों साथ में रहेंगे, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर वह छोटा बाघ गुर्राता है, मानो अयान से कह रहा हो कि मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अयान उस बाघ की हाँ सुनकर बहुत ज़्यादा खुश था। अयान उस बाघ को अपने दोनों हाथों से उठाकर अपनी गोद में रख लेता है। वह बाघ अभी अयान की दोनों हथेलियां जितना ही बड़ा था। उस बाघ को अपनी गोद में लेकर अयान कहता है, चलो अब हम चलते हैं। आदेश पर वह छोटा बाघ अयान की गोद से कूदकर नीचे आ जाता है और अपने पंख निकलकर हवा में उड़ते हुए अयान के सिर पर जाकर बैठ जाता है और वहीं पर सिकुड़कर सो जाता है। ये सब देखकर अयान चौंकते हुए कहता है, यह उड़ भी सकता है। अयान का ऐसा चेहरा देखकर ज्ञान उससे कहता है, लगता है इसके पास भी इसकी माँ की तरह ही पंख है, जन्म से इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कई तेल इसमें जानवरों के पास जन्म से पंख होते हैं जिससे वह उड़ सकते हैं, लगता है तुम्हें एक अच्छा साथी मिलने वाला है। ज्ञान की यह बात सुनकर अयान उससे कहता है, हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, और फिर अपने सिर पर बैठे हुए बाघ को दिखाता है। ज्ञान अयान से कहता है, लगता है इसे तुम पर कुछ ज़्यादा ही भरोसा हो गया है, इसलिए इतनी शांति से तुम्हारे सिर पर सो रहा है। ये सुनकर अयान उसे छोटे बैग की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। उसके बाद अयान वहां से बूढ़े बाबा के घर की तरफ जाने लगता है। कुछ देर बाद अयान उसे छोटे बाघ को लेकर बूढ़े बाबा के घर पहुंच जाता है। जैसे ही बूढ़े बाबा अपने आसपास किसी शक्ति को महसूस करते हैं, वह तुरंत अपने कमरे से बाहर आते हैं। जैसे ही वह कमरे से बाहर आकर अयान के सिर पर उसे छोटे बाघ को देखते हैं, वह चौंकते हुए अयान से कहते हैं, अयान ये तिलिस्मी जानवर तुम्हारे साथ क्या कर रहा है। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि एक इतना शक्तिशाली तिलिस्मी जानवर अयान के साथ क्या कर रहा है, और उसने अभी तक अयान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। आदेश ने भी बूढ़े बाबा की शक्ति को महसूस कर लिया था, इसलिए वह जल्दी से अयान के सर से उठकर उसकी गोद में आ जाता है। ऐसा लग रहा था मानो उसे बूढ़े बाबा से डर लग रहा हो। यह आम बात थी क्योंकि बूढ़े बाबा का स्तर बहुत ज़्यादा था। उनकी शक्ति को महसूस करके आदेश को डर लगने लगा था, और यह बात अयान भी समझ गया था, इसलिए वह आदेश के सिर पर हाथ फेरते हुए कहता है, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। अयान की बात सुनकर आदेश थोड़ा शांत होता है, पर अभी भी वह अयान की गोद में उससे चिपक कर ही बैठा हुआ था। बूढ़े बाबा जैसे ही देखते हैं कि कैसे अयान उस छोटे बाघ से बात कर रहा है और उसके सर पर हाथ फेर रहा है, वह उससे पूछते हैं, अयान क्या तुम मुझे समझाओगे यहाँ क्या चल रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और यह बाघ तुम्हें मिला कहाँ से। बूढ़े बाबा की बात सुनकर अयान उनसे कहता है, मैं आपको अभी सब कुछ बताता हूँ। उसके बाद वह उन्हें घर के अंदर ले जाकर आज उसके साथ जो कुछ भी हुआ वह सब कुछ धीरे धीरे करके बताने लगता है। और जैसे जैसे बूढ़े बाबा अयान की बातें सुनते जा रहे थे, उनकी आंखें बड़ी होती जा रही थी। अयान ने उन्हें उन दोनों तिलिस्मी जानवरों के तिलिस्मी पत्थरों के साथ साथ उसे हजारों साल पुराने पानी के बारे में भी बताया, और कैसे ये बाघ अयान को मिला ये भी बताया। उस पानी के बारे में सुनते ही बूढ़े बाबा बहुत ज़्यादा चौंकते हुए कहते हैं, क्या क्या मैं उसे देख सकता हूँ। बूढ़े बाबा की बात सुनकर अयान कहता है, हाँ, और फिर वह अपने लॉकेट में से उसे पानी से भरी बोतल को निकालकर बूढ़े बाबा को दिखाता है। बूढ़े बाबा जैसे ही उस बोतल को देखते हैं, उनकी आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती है, और फिर वह अयान कहते हैं, तुम्हारी किस्मत सच में बहुत अच्छी है बेटे अयान, तुम सोच भी नहीं सकते, अगर इस चीज़ को तुम किसी बड़े योद्धा को दो तो वह तुम्हारा एहसान कभी नहीं चुका पाएगा और तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार रहेगा। अगर तुम इसे बेचो तो तुम बहुत ज़्यादा अमीर हो सकते हो, इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा कीमती है। अगर कोई योद्धा किसी एक स्तर पर अटका हो तो यह उसे उस स्तर से आगे बढ़ा सकता है। तुम्हारी किस्मत सच में बहुत अच्छी है, मैं कब से यहाँ रह रहा हूँ पर मुझे अभी तक यह नहीं मिला, पर तुम्हें मिल गया, लगता है ये तुम्हारी किस्मत है, मैं ही लिखा था। अब तुम जल्द ही इसका इस्तेमाल करके मनोस्तर पर पहुंच जाओगे। इसका इस्तेमाल करने पर योद्धा अपने 2 से 3 सितारे तक बढ़ा सकते हैं। अब तो तुम समझ ही गए होंगे कि यह कितना ज़्यादा कीमती है। पानी के बारे में अयान से थोड़ी देर और बात करके बाबा उसे बाघ की तरफ देखते हुए कहते हैं, क्या यह अब तुम्हारे साथ ही रहेगा।
बाबा का ये सवाल सुनकर अयान उन्हें जवाब देते हुए कहता है, हाँ अब यह मेरा दोस्त बन चुका है, यह मेरे साथ ही रहेगा। ये सुनकर पूरे बूढ़े बाबा खुश होते हुए कहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि एक तिलिस्मी जानवर तुम्हारा दोस्त है। तुम्हें पता नहीं है, लेकिन अगर एक बार कोई तिलिस्मी जानवर किसी को अपना दोस्त बना ले या साथी बना ले तो वह उसे कभी धोखा नहीं देते। ये हम इंसानों की तरह नहीं होते जो एक दूसरे की पीठ में ही छुरा भोंक देते हैं। और तुम दोनों को देखकर ऐसा लग रहा कि यह तुम्हारा अच्छा दोस्त बन गया है, तुम इसे अपने साथ रख सकते हो। वैसे तुमने उसका नाम क्या रखा? ये सुनकर अयान उन्हें बताता है आदेश। बूढ़े बाबा उस नाम को दोहराते हुए कहते हैं, आदेश बहुत अच्छा नाम है। फिर वह भी उस बाघ के ऊपर हाथ फेरते हैं। उसके बाद वह से कहते हैं, मैं खाना बनाने जा रहा हूँ, और उसके बाद वह वहाँ से चले जाते हैं। अयान भी वहाँ से बाहर आ जाता है और आदेश के साथ एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और आदेश के सर को सहलाते हुए कहता है, तो आदेश तुम्हें यहाँ कैसा लग रहा है? क्या तुम्हें मेरे साथ अच्छा लग रहा है? ये सुनकर आदेश अपना सर हाँ में हिला देता है। ये देखकर अयान खुश हो जाता है। कुछ देर तक अयान ऐसे ही आदेश के साथ बातें करता है और उसे अपने घुमाता भी है। कुछ देर बाद वह एक जगह बैठ जाते हैं। तभी आदेश अयान की लॉकेट की तरफ इशारा करता है और फिर अपने मुंह की तरफ इशारा करता है। अयान आदेश का इशारा देखकर समझ जाता है और उससे पूछता है, वह तो क्या तुम्हें वह दिव्य जल चाहिए? ये सुनकर आदेश खुश होते हुए अपना सिर हाँ में हिलने लगता है। अयान अपने लॉकेट में से उसे दिव्या जल की बोतल को निकालकर आदेश के सामने कर देता है, लेकिन तभी ज्ञान उसके मन में कहता है, रुको। अयान ज्ञान की बात सुनकर अयान रुक जाता है और उससे पूछता है, क्या हुआ? ज्ञान उससे कहता है, तुम इसे इतना ज़्यादा दिव्य मत चल मत दो, यह इसके लिए अच्छा नहीं है। ये सुनकर अयान को कुछ समझ में नहीं आता और वह ज्ञान से पूछता है, पर ऐसा क्यों ज्ञान? ये सुनकर ज्ञान कहता है, सभी तिलिस्मी जानवर अलग अलग जड़ी बूटियों और औषधीय खाकर अपना स्तर बढ़ा सकते हैं बहुत जल्दी, पर अगर उन जड़ी बूटियां को हद से ज़्यादा खा लें और उनकी शक्ति को काबू न कर पाए तो उनका शरीर नष्ट भी हो सकता है। और गुफा में ही तुमने इसे दिव्य जल की 2 बॉटनी दे दी थी। क्या तुम्हें आप समझ में आया कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? 21 प्रकृति के पानी का इस्तेमाल। अयान आदेश के इशारे को समझकर उसे दिव्य जल की बोतल निकाल कर देने लगता है, पर ज्ञान उसे रोकते हुए कहता है, अगर तुम इसे इसी तरह इतना ज़्यादा दिव्य जल पिलाते रहे और यह इसकी शक्ति को संभाल नहीं पाया तो उसका शरीर नष्ट हो जाएगा। ज्ञान की बात सुनकर अयान कहता है, तो फिर मैं अभी इस क्या दूं? ये सुनकर ज्ञान कहता है, अभी तुम इसे थोड़ा सा दिव्य जल दे सकते हो, पर याद रखना ज़्यादा इसके लिए ठीक नहीं है। जितना इसका शरीर संभाल सकता है तुम इसे उतना ही दिव्य जल दे सकते हो। ज्ञान की बात समझते हुए अयान आदेश को थोड़ा सा दिव्य जल और कुछ और जड़ी बूटियां दे देता है, जिससे आदेश भी खुश हो जाता है। कुछ देर बाद बूढ़े बाबा अयान को खाना खाने के लिए बुला लेते हैं। अयान आदेश को लेकर अंदर जाकर खाना खाने के लिए बैठ जाता है। आदेश अयान के बगल में ही सो गया था। खाना खाते खाते अयान बूढ़े बाबा से कहता है, बूढ़े बाबा, आज से पहले आपने आपकी असली शक्ति मुझे कभी नहीं बताई, पर जब आज आपने आदेश को देखकर अपनी शक्ति को जागृत किया था तब मुझे आपकी शक्ति उस बाघिन और सांप से भी ज़्यादा महसूस हो रही थी। इसका मतलब आप महावीर स्तर से भी ऊपर के योद्धा हैं, मेरे पिताजी से भी ज़्यादा शक्तिशाली। कुछ देर के लिए तो मैं चौंक ही गया था। अयान की बात सुनकर बूढ़े बाबा खाते खाते रुक जाते हैं और उसे कहते हैं, इस बारे में मैं तुम्हें फिर कभी बताऊंगा। हाँ, पर तुम जो सोच रहे हो वह बिल्कुल सही है, पर तुम अभी मुझसे इस बारे में कुछ मत पूछो, जब समय आएगा तो मैं तुम्हें खुद बता दूंगा। बूढ़े बाबा की बात सुनकर अयान अपने मन में सोचता है, लगता है कोई बड़ी बात है, तभी बूढ़े बाबा मुझे बता नहीं रहे हैं। ठीक है, समय आने पर मुझे पता लग जाएगा। उसके बाद अयान उनसे ज़्यादा कुछ न पूछते हुए अपना खाना खाने लगता है। ये देखकर कि अयान अब उनसे कुछ नहीं पूछ रहा है, बूढ़े बाबा अपने मन में कहते हैं, अभी तुम्हें मेरे बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, समय आने पर मैं तुम्हें खुद ही बता दूंगा। और फिर वह भी अपना खाना खाने लगते हैं। कुछ देर बाद अयान खाना खा लेने के बाद एक कमरे में खड़ा हुआ था। उसके सामने बूढ़े बाबा भी थे और ज्ञान भी बाहर ही उड़ रहा था। आदेश उसके सिर पर बैठकर सोया हुआ था। बूढ़े बाबा ज्ञान से पूछते, क्या ज्ञान तुम्हें पूरा भरोसा है कि अयान इस पानी की शक्तियों को अपने अंदर ले लेगा? ये सुनकर ज्ञान कहता है, हाँ मुझे पूरा विश्वास है, अयान इसे जरूर काबू करके अपना स्तर बढ़ाएगा। ये सुनकर बूढ़े बाबा कहते हैं, जब तिलिस्मी किताब को तुम पर इतना भरोसा है तो मैं भी तुम्हें ये करने दूंगा। उसके बाद वह अयान से पूछते हैं, अयान क्या तुम तैयार हो? अयान बूढ़े बाबा की बात सुनकर अपना सर हाँ में हिला देता है। उसके बाद वह एक पानी के कुंड में जाकर बैठ जाता है। बूढ़े बाबा दिव्य जल निकालकर उसकी कुछ बूंदें उस कुंड में डाल देते हैं, जिससे उसका रंग बदल जाता है। उसके बाद अयान भी अपने लॉकेट से उस हजारों साल पुराने प्रकृति की ऊर्जा से भरे पानी को निकाल लेता है और उस बोतल का ढक्कन खोल लेता है। बूढ़े बाबा उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, याद रहे अयान, जब तुम इसे पियोगे तो तुम्हारे शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, इतना ज़्यादा कि तुम सोच भी नहीं सकते, पर तुम्हें उसे सहन करके अपनी साधना पर ध्यान लगाकर इसकी शक्ति को अपने शरीर के अंदर साधना होगा, तभी तुम इसका सही से इस्तेमाल कर पाओगे। याद रखना, अगर तुमने इस पानी की आधी शक्ति को भी अपने अंदर ले लिया तो भी तुम आराम से 2 सितारे बढ़ा पाओगे, और अगर तुमने इसकी सारी शक्ति को अपने अंदर ले लिया तो तुम 3 से सितारे तक बढ़ा सकते हो। बूढ़े बाबा की बात को समझते हुए अयान कहता है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इसकी पूरी शक्ति को अपने अंदर ले सकूं और अपने 3 सितारे बढ़ा सकूं। उसके बाद अयान आदेश को अपने सर से उठाकर वहीं कुंड के बगल में सुला देता है। उसकी नींद लगी हुई थी, इसी कारण वह चुपचाप वहीं पर सो रहा था। उसके बाद अयान दोबारा कुंड
में बैठकर अपनी आंखें बंद करते हुए एक गहरी सांस लेता है और उस पानी की बोतल को अपने मुंह की तरफ ले जाने लगता है और उस पानी को पी लेता है। जैसे ही वह पानी उसके शरीर में पहुंचता है, अयान को ऐसा महसूस होता है कि उसके शरीर में गर्म लावा बहने लगा हो और वह बहुत जोर से चिल्लाता है। उसकी चीज़ सुनकर बूढ़े बाबा कहते हैं, अयान क्या तुम ठीक हो? पर अयान कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, मैं इसे सहन कर सकता हूँ। और फिर और जोर से चीख कर वह उसे सहन करने की कोशिश करने लगता है। अयान उस पानी को पीने के बाद उस बोतल को वहीं पर छोड़ देता है, जिस कारण वह बोतल जाकर जमीन पर गिर जाती है। बहुत ज़्यादा दर्द होने के कारण अयान यह नहीं देख पाता उसने पूरा पानी पिया है या नहीं। उसे बोतल में अभी भी बहुत ही थोड़ा सा पानी बचा हुआ था और बूढ़े बाबा भी उस पर ध्यान नहीं देते क्योंकि उनका सारा ध्यान अयान पर ही था। अयान अभी भी दर्द को सहन करने की कोशिश कर रहा था। उसका चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसे गर्म लावे पर बिठाया गया हो और उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो, पर वह उसे दर्द को सहन करने की कोशिश कर रहा था। अयान को ऐसा देखकर बूढ़े बाबा ज्ञान से कहते हैं, ज्ञान क्या आपको पूरा भरोसा है अयान इस पानी की शक्ति को अपने अंदर सोख पाएगा? कहीं अयान को कुछ हो गया तो? ये सुनकर ज्ञान कहता है, जितनी चिंता अयान की आपको है उतनी ही मुझे भी है, आप चिंता मत कीजिए, अयान ऐसा जरूर करेगा। अगर अयान ऐसा कर पाने में समर्थ नहीं होता तो मैं उसे कभी यह करने को कहता ही नहीं। मुझे उस पर पूरा विश्वास है और आप भी उसे पर भरोसा रखिए। वैसे भी अयान कोई छोटा मोटा योद्धा बनने के लिए पैदा नहीं हुआ है, आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ज्ञान की बात सुनकर बूढ़े बाबा थोड़े से शांत हो जाते हैं, पर अभी भी उनकी चिंता कम नहीं हुई थी। 3-4 घंटे बीत जाते हैं, बूढ़े बाबा अभी भी अयान के सामने ही खड़े थे। ज्ञान अयान के लॉकेट में जा चुका था पर बूढ़े बाबा वहां से हिलने का नाम नहीं ले रहे थे। अयान के चेहरे पर दर्द साफ साफ दिख रहा था और इसी कारण बूढ़े बाबा वहां खड़े हुए थे, अगर अयान को कुछ होने लगा तो वह उसे बचा सके इसलिए। कुछ देर बाद ज्ञान अयान के लॉकेट से बाहर निकाल कर आता है और बूढ़े बाबा से कहता है, अब आपको भी आराम करने जाना चाहिए, आप चिंता मत कीजिए, अयान को कुछ नहीं होगा। ये सुनकर बूढ़े बाबा कहते हैं, पर ज्ञान उनकी बात को बीच में ही काटते हुए कहता है, आपको भी आराम करने की ज़रूरत है, चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ पर हूँ, मैं अयान को कुछ नहीं होने दूंगा, आपको उसकी इतनी ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। और ज्ञान की यह बात सुनकर बूढ़े बाबा कहते हैं, ठीक है, और फिर वहाँ से निकल जाते हैं। और फिर ज्ञान कहता है, अब आपको मैं कैसे बताऊँ कि अयान जो साधना करता है वह कोई साधारण साधन नहीं है, वह स्वर्गीय साधना है जिससे अयान इस पानी की शक्तियों को बहुत आराम से अपने अंदर धारण कर सकता है। और फिर वह भी अयान के लॉकेट में जाकर आराम करने लगता है। अयान को साधना करते करते 5 दिन बीत गए थे पर अभी भी वह अपनी साधना से नहीं उठा था। बूढ़े बाबा कई देर तक अयान के पास ही रहते थे। 6वें दिन दोपहर का समय अयान अपनी आंखें खोलता है। जब अयान अपनी आंखें खोलता है तो उसकी आंखों में एक बैगनी रंग की रोशनी दिखाई देती है और कुछ देर में गायब हो जाती है। अयान जब अपनी आंखें खोलकर अपने शरीर को देखा है तो वह एकदम पागलों की तरह चिल्लाने और उछलने लगा है। उसकी आवाज़ सुनकर ज्ञान भी लॉकेट से बाहर आ जाता है और बूढ़े बाबा भी उसके पास आ जाते हैं। और बूढ़े बाबा अयान को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा है तुम इस पानी की शक्ति को पूरी तरह से अपने अंदर साधने में कामयाब रहे। अब तुम मनोस्तर के दूसरे सितारे पर हो, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है तुमने सीधे 3 सितारे पार किए हैं, प्रथम स्तर के 8वें सितारे से सीधा मनोस्तर के दूसरे सितारे पर। बूढ़े बाबा अयान की तरफ देखकर यह सब कह ही रहे थे, लेकिन तभी उन्हें बाहर कुछ अजीब सा महसूस होता है। अयान और ज्ञान को भी यह महसूस होता है, जिसे महसूस करके वह तीनों बाहर निकलते हैं। 29 आदेश की जान खतरे में। अयान की आवाज़ सुनकर बूढ़े बाबा और ज्ञान उसके पास आ जाते हैं। बूढ़े बाबा उसकी तरफ देखकर कहते हैं, तुम मनोस्तर के दूसरे सितारे पर पहुंच गए हो। पर तभी उन तीनों को बाहर कुछ महसूस होता है और वह तीनों ही सीधे बाहर की तरफ भागते हैं। बाहर जाकर जब वह देखते हैं तो वह सब चौंक जाते हैं। बाहर घर के बगीचे में आदेश अपनी आप की शक्ति जागृत करके इधर उधर भाग रहा था और बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था और उसने बाग को तहस नहस कर दिया था। अयान आदेश को देखकर कहता है, आदेश रुको, तुम ये क्या कर रहे हो? पर आदेश को मानो अयान की आवाज़ ही नहीं आ रही थी। बूढ़े बाबा और ज्ञान आदेश को देखकर तुरंत ही समझ जाते हैं कि उसके साथ क्या हुआ है। बूढ़े बाबा तुरंत ही एक तकनीक का इस्तेमाल करके उसे बांध देते। बूढ़े आदेश भले ही शक्तिशाली था पर बूढ़े बाबा उससे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे, इसलिए उन्हें अपनी एक तकनीक का इस्तेमाल करके आदेश को बंद दिया था। जब बूढ़े बाबा आदेश को बंद देते हैं तब अयान उनसे पूछता है, बूढ़े बाबा आदेश को क्या हुआ है, वह ऐसा क्यों कर रहा है? अयान की बात सुनकर ज्ञान कहता है, ये सब बहुत ज़्यादा जड़ी बूटियां खाने के कारण हुआ है। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, अगर कोई तिलिस्मी जानवर हद से ज़्यादा जड़ी बूटियों खा ले और उसका शरीर उन जड़ी बूटियां की शक्ति को ना झेल पाए तो तिलिस्मी जानवर का शरीर नष्ट हो जाता है। वैसा ही अब आदेश के साथ भी होने वाला है। ये सब सुनकर अयान डर जाता है और कहता है, पर मैंने तो तुम्हारे कहने के बाद उसे दिव्य जल दिया ही नहीं था, फिर ऐसा कैसे हो सकता है? अयान की बात सुनकर ज्ञान सोच में पड़ जाता है और कहता है, तुमने प्रकृति की शक्तियों से बने उसे पानी को कहाँ रखा है? ये सुनकर अयान कहता है, दर्द की वजह से मैंने उसे वहीं पर छोड़ दिया था। ये सुनकर ज्ञान उससे कहता है, लगता है उस पानी को आदेश ने पी लिया है, हमें अंदर चलकर देखना चाहिए कि वह बोतल वहीं पर है या नहीं।
जब बूढ़े बाबा और अयान अंदर जाकर देखते हैं तब उन्हें वहां वह रहस्यमयी पानी की बोतल का ढक्कन खुला हुआ और वह पूरी खाली मिलती है। ये देखकर बूढ़े बाबा समझ जाते हैं और अयान से कहते हैं, लगता है जो पानी तुमने छोड़ दिया था उस पानी को आदेश ने पी लिया है और इसी कारण उसकी यह हालत हो गई है। ये सुनकर अयान बहुत ज्यादा चिंतित हो जाता है और बूढ़े बाबा और ज्ञान से पूछता है, ज्ञान बूढ़े बाबा क्या आदेश को बचाने का कोई तरीका है? ज्ञान तुम बताओ ना, तुम्हें तो हर सवाल का जवाब पता है, क्या आदेश को बचाया जा सकता है? ये सुनकर ज्ञान कहता है, हाँ उसे बचाने का तरीका है, हमें उसके लिए एक शक्तियों को काबू करने वाली गोली बनानी होगी जो कि एक रैंक 4 की गोली है, जिससे आदेश अपनी शरीर को मजबूत करके उन शक्तियों को काबू कर पाएगा जिससे उसका स्तर भी बढ़ सकता है। ज्ञान की बात सुनकर बूढ़े बाबा कहते हैं, हाँ मैंने भी इस गोली के बारे में सुना है और मैं इसे बनाना भी जानता हूँ। ये सुनकर अयान बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है, तो फिर क्या आपके पास अभी वह सब जड़ी बूटियाँ हैं जो इस गोली को बनाने के लिए ज़रूरी होती हैं? ये सुनकर बूढ़े बाबा कहते हैं, नहीं मेरे पास अभी इस गोली को बनाने की एक भी जड़ी बूटी या सामान नहीं, और जो थी वह बागीचे में लगी हुई थी जिन्हें आदेश ने नष्ट कर दिया है। अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। हाँ पर एक चीज़ है जो इस गोली को बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है, वह तुम्हारे पास है, लेकिन क्या तुम उसे दे पाओगे? अयान बूढ़े बाबा की बात सुनकर कहता है, मेरे पास है, जहाँ तक मुझे याद है कि मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ पर अगर ऐसा कुछ है जिससे मैं आदेश को बचा सकता हूँ तो मैं वह चीज़ आपको जरूर दूंगा। ये सुनकर बूढ़े बाबा उसे कहते हैं, हमें इस गोली को बनाने के लिए एक उच्च स्तर का तिलिस्मी पत्थर चाहिए। यह एक रैंक 4 की गोली है, इसलिए उस पत्थर का स्तर कम से कम महायक्ष तो होना ही चाहिए। ये सुनकर अयान समझ जाता है कि बूढ़े बाबा उसे बाघिन के तिलिस्मी पत्थर की बात कर रहे हैं जो कि महावीर स्तर का है, महायक्ष से उच्च स्तर का। अयान तुरंत उस पत्थर को अपने लॉकेट में से निकलता है और उसे देखकर कहता है, जय मैं तुम्हारे लिए दूसरा ढूंढ लूंगा, पर अभी आदेश को बचाना जरूरी है। और यह कहकर वह उस पत्थर को तुरंत बूढ़े बाबा को दे देता है। ये देखकर कि अयान ने इतनी कीमती चीज़ को देने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। ये देखकर बूढ़े बाबा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। उसके बाद वह जल्दी से सारी जड़ी बूटियां को नाम लिखकर अयान को दे देते हैं। जड़ी बूटियां के नाम देकर बूढ़े बाबा अयान से कहते हैं, तुम्हारे पास 2 दिन का समय है, मैं 2 दिन तक आदेश को कुछ और दूसरी जड़ी बूटियां खिलाकर बचा सकता हूं, पर इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन का ही समय है, इतने में तुम्हें ये सारी जड़ी बूटियां लेकर यहाँ आना होगा। हो सकता है ये जड़ी बूटियां तुम्हें पास के गाँव में ना मिले तो तुम्हें दूसरे किसी शहर में जाना पड़े। अयान बूढ़े बाबा की बात सुनकर द्रोणा को अपने साथ लेकर उड़ जाता है। अयान थोड़ी देर सफ़र करने के बाद इस तिलिस्मी जंगल के पास वाले गांव में पहुंच जाता है। गांव के बाहर पहुंचते ही वह द्रोणा पे से उतरकर पैदल ही गांव के अंदर जाने लगता है। कुछ देर और चलने के बाद वह उसी दुकान पर पहुंच जाता है जिस पर से उसने दिव्य जल के लिए जड़ी बूटियां ली थी। जैसे ही दुकान का कर्मचारी देखता है कि अयान वहां आया है, वह उसके पास आकर कहता है, अयान आप आ गए हैं, मुझे लगा ही था कि आप जल्द ही जड़ी बूटियां लेने आएंगे, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? अयान जल्दी से वह सारी जड़ी बूटियां के पर्चे निकालकर उसे कर्मचारियों को दे देता है। वह कर्मचारी कहता है, आप रुकिए मैं अभी आता हूं। इतने में वहां पर उसे दुकान का मालिक भी आ जाता है और अयान से कहता है, अयान आप आ गए, बहुत दिन हो गए हैं आपसे मिले। दरअसल अयान इस दुकान पर कई बार जड़ी बूटियां लेने आ चुका था, इसलिए इस दुकान का मालिक अयान को अच्छे से पहचानने लगा था, क्योंकि अयान हर बार बहुत ही महंगी जड़ी बूटियां ले जाया करता था जिससे दुकान के मालिक का बहुत ज़्यादा फायदा होता था। दुकान के मालिक की बात सुनकर अयान उससे कहता है, हाँ मुझे बहुत समय के बाद जड़ी बूटियां की ज़रूरत पड़ी है इसीलिए। और फिर वह दोनों कुछ देर तक और बातें करते हैं। कुछ देर बाद एक कर्मचारी आकर मलिक के कान में कुछ कहता है, जिसे सुनकर मलिक उसे वहां से जाने के लिए कहता है। उस कर्मचारी के वहां से जाने के बाद मलिक अयान से कहता है, अयान दरअसल आपने इस बार जो जड़ी बूटियाँ हमसे मांगी हैं वह बहुत ही ज़्यादा कीमती हैं, उनमें से बहुत ही काम जड़ी बूटियाँ हमारे पास हैं। इनमें से बहुत ज़्यादा ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जो हमारे पास नहीं है, इस बार हम आपकी ज़्यादा मदद नहीं कर सकते। ये सुनकर अयान थोड़ा सा निराश हो जाता है और दुकान के मालिक से कहता है, ठीक है तो आप मुझे जितनी जड़ी बूटियां आपके पास हैं उतनी जल्दी से दे दीजिए। ये सुनकर वह मालिक अपने एक कर्मचारी को बुलाता है। वह कर्मचारी वह सारी जड़ी बूटियां लेकर आया था जो उनके पास थी। अयान उन सब जड़ी बूटियां को जल्दी से अपने लॉकेट में रख लेता है और उसे दुकान के मालिक को सोने के सिक्के देकर वहां से निकलने लगता है। अयान को वहां से जाता हुआ देखकर दुकान का मालिक उसे रोककर पूछता है, सुनिए अयान, क्या आपको इन जड़ी बूटियां की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? दुकान के मालिक की बात सुनकर अयान अपनी जगह पर रुक जाता है और पीछे मुड़कर उससे कहता है, हाँ ये जड़ी बूटियां मुझे किसी भी हाल में चाहिए, ये किसी की जीवन या मृत्यु का सवाल है। अयान की बात सुनकर दुकान का मालिक कुछ देर सोचने के बाद कहता है, मैं बता सकता हूँ कि यह जड़ी बूटियाँ आपको कहाँ मिलेंगी। ये सुनकर अयान उससे पूछता है, कहाँ पर, जल्दी बताए मुझे। 34 अंबर नगरी। 34 अंबर नगरी। अयान जड़ी बूटी लेने के लिए गांव की दुकान पर पहुंचता है, पर वहां पहुंचने पर दुकान का मालिक उसे बताता है कि उसके पास ये सारी जड़ी बूटियां नहीं है। ये सुनकर अयान वहां से जाने लगता है, पर तभी वह दुकान का मालिक अयान को रोककर कहता है, पर मैं आपको बता सकता हूं कि यह जड़ी बूटियां आपको कहां मिलेगी। यह सुनकर अयान उससे पूछता है, जल्दी बताइए।
अयान के पूछने पर दुकान का मालिक कहता है, हमारे गांव से कुछ दूरी पर अंबर नगरी है, आप अमोघ साम्राज्य से ही हैं, आपको ये तो पता ही होगा कि अंबर नगरी राजधानी के बाद पूरे अमोघ साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। वहां पर कई जड़ी बूटियां की दुकान और भंडार हैं, पर आप उस शहर के मुख्य बाजार में बनी एक दुकान पर से यह सारी जड़ी बूटियां बहुत आराम से ले सकते हैं। वह दुकान अंबर नगरी की सबसे पुरानी दुकानों में से एक है, अगर आप वहां जाएंगे तो आपको जरूर सारी जड़ी बूटियां उनके पास मिल जाएगी। दुकान के मालिक की बात सुनकर अयान बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है, आपको पता नहीं है आपने मेरी कितनी बड़ी मदद कर दी है, पता नहीं मैं जड़ी बूटियां को कहाँ कहाँ ढूंढता। ये सुनकर वह दुकान का मालिक कहता है, अरे अयान, आप हमारे ग्राहक हैं और आपकी इतनी मदद तो मैं कर ही सकता हूँ। उसके बाद अयान उस दुकान के मालिक को धन्यवाद कहकर वहाँ से बाहर निकल जाता है। दुकान से बाहर निकालने के बाद अयान द्रोणा की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी अयान के कानों में एक आवाज़ आती है, राजकुमार रुकिए। ये सुनकर अयान के कदम वहीं पर रुक जाते हैं और वह अपने मन में सोचते हुए कहता है, ऐसा कौन है यहाँ जिसने मुझ पहचान लिया, कहीं कोई महल का व्यक्ति तो नहीं। उसके बाद अयान जब पीछे मुड़कर देखा है तो उसे एक छोटा बच्चा वहां खड़ा दिखाई देता है। उसे देखते ही अयान पहचान जाता है। वह बच्चा भी जल्दी से भागकर अयान के पास आता है और कहता है, राजकुमार रुकिए। दरअसल यह वही बच्चा है जिसकी मदद अयान ने पहली बार जब वह इस गांव में आया था तब की थी, वीरदल से बचने में। वह बच्चा अयान के पास आकर कहता है, राजकुमार, क्या आपने मुझे पहचाना? ये सुनकर अयान उसकी तरफ देखते हुए कहता है, हाँ, मैंने तुम्हें पहचान लिया, पर अब क्या हुआ, तुमने मुझे रोक क्यों है? क्या तुम्हें और कोई भी परेशान कर रहा है? ये सुनकर वह बच्चा कहता है, नहीं नहीं राजकुमार, अब मुझे कोई परेशान नहीं कर रहा है। वह तो मैंने पिछली बार आपको धन्यवाद नहीं कहा था और आपसे ठीक से बात नहीं की थी, इसलिए मैं आपसे धन्यवाद कहना चाहता हूँ। ये सुनकर अयान उससे कहता है, तुम्हें मुझसे धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं है, ये तो मेरा कर्तव्य था, आखिर मैं यहाँ का राजकुमार हूँ, अब इतना तो मैं अपनी प्रजा के लिए कर ही सकता हूँ। ये सुनकर वह बच्चा कहता है, आप बहुत अच्छे हैं राजकुमार, पर क्या आप एक बार मेरे माता पिता से मिलने चलेंगे? ये सुनकर अयान उसे मना करते हुए कहता है, अभी मेरे पास समय नहीं है, अभी मुझे एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम के लिए जाना है, इसलिए अगर मैं फिर कभी आया तो ज़रूर आऊँगा, अब तुम जाओ और अपना ध्यान रखना। अयान की बात सुनकर वह थोड़ा सा निराश हो जाता है, पर अयान की बात को समझते हुए वह ज़्यादा जिद नहीं करता। उसके वहाँ से जाने से पहले अयान उससे कहता है कि किसी को ना बताएं कि मैं यहाँ पर आया था। अयान की बात सुनकर वह बच्चा अपना सर हाँ हिला देता है और एक बार फिर से अयान को धन्यवाद करके वह वहाँ से निकल जाता है। गांव के बाहर आते ही अयान ड्रोन पर बैठकर अंबर नगरी की तरफ बढ़ने लगता है। अब तक शाम हो चुकी थी, उसे अंबर नगरी पहुंचने में सुबह तक का समय लगने वाला था। रास्ते में अयान ज्ञान से कहता है, अगर मैं समय पर नहीं पहुंच पाया तो? ये सुनकर ज्ञान अयान से कहता है, चिंता मत करो, तुम सही समय पर पहुंच जाओ। वैसे भी अंबर नगरी कोई छोटी मोटी जगह नहीं है, वहां पर तुम्हें जरूर यह सारी जड़ी बूटियां मिल जाएंगी। ज्ञान की बात सुनकर अयान थोड़ा निश्चित हो जाता है। रात भर सफ़र करने के बाद अगली सुबह अयान द्रोण के साथ अंबर नगरी पहुंच जाता है। अंबर नगरी को ऊपर से देखते हुए अयान कहता है, सच में ये शहर अमोघ साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर कहलन के लायक है। उसके बाद अयान अपना समय बर्बाद ना करते हुए सीधा मुख्य बाजार की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे ही लोग देखते हैं कि एक महायक्ष स्तर का चील हवा में उड़ रहा है, ये देखकर वह चौंक जाते हैं और उससे भी ज़्यादा वह तब चौंक जाते हैं जब वह देखते हैं कि उसे चील के ऊपर एक लड़का बैठा हुआ है। उनके चौंकने का असली कारण ये था कि एक तिलिस्मी जानवर को अपने काबू में करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ तो एक इतना छोटा सा लड़का महायक्ष स्तर के तिलिस्मी जानवर को अपने साथ लेकर घूम रहा था। कुछ देर बाद अयान मुख्य बाजार में द्रोण के साथ नीचे उतरता है। अयान ने एक कपड़े से अपना मुंह ढक रखा था, वह नहीं चाहता था कि कोई भी उसे यहाँ पर पहचाना या उसकी शक्ल देखें, इसीलिए उसने अपने चेहरे को ढक रखा था। जैसे ही लोग देखते हैं कि वह तिलिस्मी जानवर नीचे उतर रहा है, वह उसे जगह पर इकट्ठा होकर उस चील को देखने लगते हैं। अयान जैसे ही देखता है कि कई लोग उसके तिलिस्मी जानवर को देखने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं, वह एक सीटी को निकालकर 2 बार बजता है, जिससे द्रोण फिर से आसमान में उड़ने लगता है। ये देखकर अयान के मुंह पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ जाती है। उसके बाद अयान वहीं पर किसी से उसे दुकान का रास्ता पूछकर बाजार में उसे दुकान की तरफ बढ़ने लगता है। कुछ देर चलने के बाद अयान को वह दुकान मिल जाती है। अयान उस दुकान को देखकर कहता है, सच में ये बहुत बड़ी दुकान है, लगता है मुझे यहाँ पर सारी जड़ी बूटियाँ मिल जाएगी। यह कहकर वह दुकान के अंदर पहुँच जाता है। दुकान के अंदर पहुंचते ही एक कर्मचारी अयान के पास आता है और उससे कहता है, आपका हमारी दुकान पर स्वागत है, मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं क्या? ये सुनकर अयान उसे जल्दी से वह सभी औषधियाँ और जड़ी बूटियां के नाम लिखा हुआ पर्चा दे देता है। वह कर्मचारी अयान के हाथ से लेकर जैसे ही वह पर्चा पढ़ता है, वह बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और कहता है, आप कुछ देर रुकिए, मैं ये सब जड़ी बूटियाँ लेकर आता हूँ, हमारे पास ये सब है। ये सुनकर अयान बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वही एक कुर्सी पर बैठ जाता है। वह कर्मचारी जल्दी से वह पर्चा लेकर एक कमरे में पहुँचता है। उस कमरे में एक बूढ़ा व्यक्ति एक कुर्सी पर बैठकर कुछ कर रहा था। तभी वह कर्मचारी उसके पास पहुंचकर उसे वह पर्चा देता है। वह पर्चा देखकर वह व्यक्ति भी चौंक जाता है और कहता है, आखिर ऐसा कौन है जो इतनी कीमती जड़ी बूटियां लेने आया है? तभी वह कर्मचारी कहता है, मुझे तो देखकर वह 12 या 13 साल का बच्चा लग रहा है, उसने अपने चेहरे को छुपा रखा है, इसलिए मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया। अपने कर्मचारियों की बात सुनकर वह बूढ़ा व्यक्ति और ज़्यादा चौंक जाता है, क्योंकि जो जड़ी बूटियाँ उसे पर्चे में लिखी हुई थी वह बहुत ही ज़्यादा कीमती और इतनी आसानी से नहीं मिलती थी।
वह बूढ़ा व्यक्ति अपने कर्मचारी से कहता है, ठीक है, तुम ये सारी जड़ी बूटियां निकाल कर लाओ, मैं देखता हूं कि आखिर यह है कौन। अपने मालिक की बात सुनकर वह कर्मचारी वहां से सारी जड़ी बूटियां लेने चला जाता है। मालिक भी वहां से निकालकर अयान की तरफ बढ़ने लगता है। वह बूढ़ा व्यक्ति बाहर निकलकर जैसे ही अयान को देखा है, वह भी बहुत ज्यादा चौंक जाता है। सच में ये तो बस 12 या 13 साल का एक लड़का ही लग रहा है, पर इसे इतनी कीमती जड़ी बूटियां चाहिए क्यों? उसके बाद वह बूढ़ा व्यक्ति अयान के पास जाकर कहता है, मेरा नाम दामोदर दास है और मैं इस दुकान का मालिक हूँ, आपसे मिलकर खुशी हुई। यह सुनकर अयान भी उन्हें प्रणाम करते हुए कहता है, मेरा नाम अयान है और मैं यहाँ कुछ जड़ी बूटियाँ लेने आया हूँ। सुनकर वह बूढ़ा व्यक्ति कहता है, मुझे पता है। उससे पहले क्या तुम मुझे अपनी पहचान बता सकते हो कि तुम कौन हैं और कहाँ से आए हैं?